हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। आज मैं यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज़ जो लाई हूँ वो है हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन पेपर देखते हैं हिंदी का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पर हम जाते हैं सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इस पद में कौन सा छंद है? तो देखिए यहाँ पर छंद पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट है बसंत तिलका, सेकंड है द्रुत विलंबित, सी है सिकरणी और डी है उपेंद्र वर्जा। ठीक है, तो हमें इसमें छंद ढूंढना है, कौन सा छंद होगा। तो देखिएगा इसमें जो छंद होता है हमारा सेकंड होता है, जो जिसे है द्रुत विलंबित। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड कहता है अल्प प्राण के विषय में सही कथन है। हमने पढ़ा हुआ है अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का कम निष्कासन हो रहा है तो उसमें अल्प प्राण हो जाएगा वो, और जिसमें ज़्यादा होता है उसमें क्या हो जाता है हमारा महाप्राण हो जाता है वो। ओके, तो हम इसे अल्प प्राण महाप्राण जैसे क ख ग घ है तो इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कैसे, जिसमें ज़्यादा ऊष्मा निकल के बात हो कही जा रही है, वर्ड हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा महाप्राण, और जिसमें ऊष्मा का निष्कासन कम होता है वो हमारा अल्प प्राण हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा है। फर्स्ट है हंकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ओके, बी है सब स्वर अल्प प्राण होते हैं। ओके, सी है ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, डी है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है अल्प प्राण होता है। तो देखिएगा इसमें जो हमारा जाता है ये जाता है हमारा जो सभी स्वर हैं वो अल्प प्राण होते हैं। बी आंसर इज राइट। ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। देखिए सारे व्यंजन तो नहीं होते अल्प प्राण, ठीक है ना, कुछ महाप्राण भी होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है, ये बात भी नहीं है। अब हमारी जो बिल्कुल सही बात है वो है सेकंड में सब स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, जिसमें कि कम आ ई, तो इसमें हमारी ऊष्मा का निष्कासन क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएंगे सारे स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अब हम जाते हैं 33 की ओर। चलो, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? फर्स्ट है करण तत्पुरुष, सेकंड है द्वंद्व समास, सी है बहुब्रीहि समास या फिर डी है संप्रदाय तत्पुरुष समास। देखिए देशभक्ति को अगर हम तोड़ेंगे तो देश के लिए भक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब तत्पुरुष समास तो हमें पता है ये तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है, ये भी 6 होते हैं ना, तो करण है या संप्रदाय है। तो देखिएगा संप्रदाय में होता है के लिए लगता है, तो देश के लिए भक्ति, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, संप्रदाय तत्पुरुष। ठीक है, ये फिट बैठ रहा है तो हमारा ये हो जाएगा डी आंसर इज राइट, संप्रदाय तत्पुरुष समास। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 क्या कहता है, किस शब्द में द्वंद्वित प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो कौन से में जुड़ा हुआ है? देखिएगा नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई या लगाओ। तो द्वंद्वित प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो हमारे ए ऑप्शन में जुड़ा हुआ है, जिसे जो कहते हैं हम नैतिक। ठीक है, नेक्स्ट है आगे 35 क्वेश्चन। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं को देखते ही हमेशा आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, नहीं पूछा है इसमें। तो फर्स्ट है भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। ठीक है, सेकंड भाषा आनुवंशिक वस्तु है, भाषा यादृच्छिक संकेत की व्यवस्था है, या फिर डी भाषा परिवर्तनशील है। तो देखिएगा क्या चीज़ उचित नहीं है, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन की ओर, भाषा आनुवंशिक वस्तु नहीं है। अब आपको पता है ना कि जो भाषा होती है वो कोई न तो आनुवंशिक होती है और न ही कोई पैतृक संपत्ति होती है। ये नहीं होता कि आपके माता पिता को अगर आपको पंजाबी आती होगी तो नेक्स्ट भी वो उसके बच्चे को भी आती होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई ये जेनेटिकली नहीं चलती है। ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर पे सबसे ज़्यादा असर होता है। बच्चा जिस माहौल में पैदा होगा या जिस माहौल में उसके आसपास की भाषा बोली जाएगी, बच्चा वो चीज़ जल्दी कैच करेगा। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आनुवंशिक वस्तु है, भाषा कोई आनुवंशिक वस्तु नहीं होती है। ठीक है ना,
चलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 क्या कहता है, ये देखिए, ये है ऊपर हमारे, ये देखिएगा, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन, व्याकरण क्या है? फर्स्ट है भाषा की संरचना का विश्लेषण शास्त्र, बी है भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र, या फिर सी है भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो ये व्याकरण को क्या कहा गया है? तो व्याकरण को जो है वो कहा गया है भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। ये देखिए ए ऑप्शन इज राइट हो जाता है यहाँ पर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 क्या कहता है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो पश्चिमी हिंदी किसकी बोली है? अवधी, बुंदेली, बघेली या मेवाली? तो ये हमारा जाता है, पश्चिमी हिंदी जो बोली है हमारी वो बुंदेली है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे हम 38 क्वेश्चन की ओर। 38 क्या कहता है? अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। सरल वाक्य, विधि वाक्य, निषेध वाक्य, ये प्रश्न वाक्य। तो ये कौन सा नहीं है? ये है अर्थ के अनुसार वाक्य का जो भेद नहीं है वो है हमारा ए ऑप्शन सरल वाक्य, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे 39 क्वेश्चन की ओर। कहत, नटत, रीछत, खिंचत, मिलत, खिलत और लजियात, ये भरे मौन में करत है नैनुन ही सब बात। यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, ये एक पंक्ति दी हुई है कविता की एक। तो ये पूछा गया है कि कौन सी, किसने लिखी है, किस कवि की है ये? तुलसीदास जी की, केशव दास जी की, सूरदास जी की या बिहारी जी की? तो देखिएगा ये है हमारी बिहारी जी की, ठीक है। ये जो कविता है, कविता की कुछ लाइंस दी हुई है, तो ये किसने लिखी है? ये बिहारी दास जी ने लिखी है। नेक्स्ट हम 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, गुणों से परे होना, या फिर बी गुणों से हीन होना, या फिर डी, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ये है गुणों से हीन होना, सी है गुणों से मुक्त होना, या फिर डी गुणों में बंधा होना। तो देखिए निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? तो किस में प्रयुक्त हुआ है? ये गुणों से परे होना। निर्गुण का मतलब होता है गुणों से परे होना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 कहता है इनमें कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। उर्वशी, ओके, बी है कुरुक्षेत्र, सी है भरत भारती, या फिर डी है रश्मि रथी। तो कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये हमारे पास? ये है हमारी भारत भारती नहीं है, ठीक है ना। बाकी और सब उर्वशी भी है, ठीक है, कुरुक्षेत्र भी है, रश्मि रथी भी है, बाकी भारत भारती नहीं है ये। अब हम आगे बढ़ जाएंगे 42 क्वेश्चन की ओर। 42 क्या कहता है? देखिए ये एक पद्यांश दिया हुआ है, उसमें उस रिलेटेड 42 से 46 तक क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है ना। अब हम जरा पद्यांश पढ़ लेते हैं फटाफट से। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, दो पदम पलाश चषक से द्रत देते अनुराग विराग ढाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनंद जिसमें भरा गान, वक्त स्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने इसे समझते हुए पद्यांश पढ़ लिया है। अब 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि ने नायिका के ललाट की उपमा किससे की है? तो किससे दी है? ए कमल, बी अर्चंद्र, सी तर्कजाल, या फिर डी भौरा। तो ये किससे दी है हमारी? कवि ने नायिका की ललाट की उपमा, ललाट की उपमा जो है हमने ऊपर पढ़ा है अर्धचंद्र से दी है। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। उपयुक्त पद्यांश का प्रतिपाद है, पद्यांश पढ़ा है उसका प्रतिपाद किया है, रूप वर्णन किया हुआ है इसमें, या प्रकृति वर्णन, या बारहमासा वर्णन, या फिर विरह वर्णन। तो क्या किया हुआ है? ये हमें एक रूप का वर्णन किया हुआ है इस पद्यांश में, हमने पढ़ा है ना, तो इसमें रूप का वर्णन किया हुआ है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, देखिए बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, इसमें हमें दिखाई दे रहा है उपमा अलंकार है, ए इज राइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। उपयुक्त पद्यांश में नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है? तो हमें दिख रहा है सेकंड थर्ड लाइन में कि किन किन अंगों का वर्णन किया हुआ है। ये किया हुआ है, देखो ये किया हुआ है हमारे केश का किया हुआ है, ललाट, आंखें, मुख और वक्षस्थल, ये सब है सेकंड में। बी आंसर इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। मुकुल शब्द का अर्थ है, मुकुल का शब्द का क्या अर्थ है इस पद्यांश में? देखिएगा, खिलती हुई कली, सुंदर मुख, किनारा या भ्रमर। तो मुकुल शब्द का अर्थ है खिलती हुई कली। ठीक है, ए आंसर इज राइट। अब हम बढ़ जाएंगे 47 क्वेश्चन की ओर। 47 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है? ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग की अधिक विशेषता नहीं पूछी है। भाषाई आदतों का निर्माण, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण, भाषा के शब्दों का निर्माण या भाषा के मानक रूप का ग्रहण। तो कौन सा नहीं है? ये है भाषा के शब्दों का निर्माण। ठीक है, भाषा अधिगम की विशेषता ये नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे 48 क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? हमें पता है भाषा एक्वायर, ठीक है, तो भाषा अर्जन को भाषा एक्वायर कहते हैं, जो कि खुद ही अपने आप ही जो अर्जित की जाती है। ठीक है, हमें पता है भाषा अर्जन किसे कहते हैं? जो कि भाषा खुद हमें खुद ही अपने आप ही आ जाती है जो भाषा। ठीक है, जो हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे परिवेश से हम उसे ग्रहण कर लेते हैं खुद ही। ये हमें कोई सिखाता नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं सिखाता है कि हाँ, वो हमारे एटमॉस्फेयर से हमें खुद पता आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं भाषा अर्जन। ठीक है, जो भाषा अर्जन होती है वो हमारी जन्मजात होती है। ठीक है, ये किसने कहा है? हमारे चॉम्स्की जी ने। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा कथन अनुचित है? विद्यालय गए बिना भी भाषा अर्जन संभव है। सेकंड है, व्याकरण की पुस्तकें पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। ठीक है, बालकों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। डी है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। देखिए, अनुचित है मतलब क्या चीज़ उचित नहीं है भाषा अर्जन के लिए। तो देखिएगा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, भाषा जो अर्जित की जाती है वो स्वाभाविक ही अर्जित की जाती है। ये ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी राइट हो जाता है। डी क्या कह रहा है? भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए उसके आसपास का हमें परिवेश होना चाहिए, ये भी बात उचित है, तो ये भी बात सही हो जाती है। विद्यालय गए बिना भी भाषा अर्जन संभव है। भाई भाषा अर्जन क्या बताया मैंने आपको? भाषा अर्जन जो है वो हमारे आसपास से नॉर्मली भी सीखी जा सकती है। ठीक है ना, जो हमारे आसपास का परिवेश होता है, जैसे हम अपने माता पिता से, हम अपने आस पड़ोस से जो भाषा सीख जाते हैं, उसमें कोई हमें लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती, अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और बी ऑप्शन क्या कहता है? व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं। ये बात तो गलत हो जाती है। मैंने भी ये एकदम इन तीनों से अपोजिट हो गया ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि व्याकरण की पुस्तक पढ़ो तभी आपको भाषा का अर्जन होगा, ये बात रॉन्ग हो जाती है। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन की ओर, व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। ठीक है, ये बात गलत हो जाती है। अब हम बढ़ जाते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। व्याकरणगत शुद्धता का पर जोर, बी है छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, या फिर सी है पुस्तकीय ज्ञान पर अतिरिक्त बल, या फिर डी केवल व्याख्यान विधि का सहारा लेना। तो कौन सा आदर्श वातावरण है? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, आदर्श वातावरण तो तभी मिलेगा ना। ठीक है, 50 क्वेश्चन की ओर। वह 9 2 11 हो गया, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति है? सबसे पहले है ऋणालक्षण, बी है गौणी लक्षणा, सी है उपादान लक्षणा, या फिर डी है लक्षण लक्षणा। तो कौन सी है इसमें? इसमें जाती है आपकी ऋणालक्षणा। ए आंसर इज राइट। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ जाएंगे 51 क्वेश्चन की ओर। 51 क्या कहता है? यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पतन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। इन पंक्तियों में कौन सा रस पूछा है? देखिए रस पूछा है। रस अलंकार से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। रस, अलंकार, संधि और समास, 4 नंबर इससे पक्के हो जाते हैं आपके, अगर आप अच्छे ढंग से इसको करके जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रस है? तो ये हमारा जा रहा है बी ऑप्शन इज राइट, अद्भुत रस। ठीक है, अब हम चलते हैं 52 क्वेश्चन की ओर। वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी न देखा हो। वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। तो ये कौन सा है? सामान्य भूतकाल या संभाव्य भूतकाल या फिर सी पूर्ण भूतकाल या फिर डी आसव भूतकाल। तो ये हमारा संभाव्य भूतकाल। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो 53 क्या कहता है? वह ऐसी बातें बना, ठीक है ये हो गया था ना हमारा 52। अब हम 53 की ओर जाते हैं। परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, देखिए संधि के लिए का भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो परमेश्वर में कौन सी संधि है? देखिए गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसमें एक ही मात्रा आ रही है, तो ये हमारी जाएगी गुण संधि। वृद्धि संधि कौन सी होती है? वृद्धि संधि जिसमें 2 मात्राएं आ रही हैं। ठीक है, और अयादि संधि या फिर ओ की मात्रा आती है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अयादि संधि में आओ, अय, ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं। और दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में से आ की मात्रा जो होती है, आ इससे रिलेटेड जो होते हैं वो दीर्घ संधि में आते हैं। तो इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारी जाती है गुण संधि। परम प्लस ईश्वर, बड़ी ई आ जा रहा है, ए मात्र। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी गुण संधि के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 क्या कहता है? देखिए इसमें गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश से रिलेटेड है इससे क्वेश्चन 54 से 58 तक। तो हम एक नज़र गद्यांश पे डाल लेते हैं जरा। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और प्रमुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ के प्रेत ने मनुष्यता को दबोच दिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है, उसके प्रत्येक त्याग और बलिदान के कार्य में भी चाल का संधान पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने एक नज़र फटाफट से डाल ली अपने गद्यांश पर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। 54 क्वेश्चन है, जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य की पहचान क्या है? फर्स्ट है जाति की सीमा में बद्ध परंतु धर्म की सीमा से मुक्त। ठीक है, धर्म की सीमा में बद्ध परंतु जाति की सीमा में मुक्त, या फिर सी जाति और धर्म की सीमा में बद्ध, या फिर डी जाति और धर्म की सीमा में मुक्त। तो जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य की पहचान क्या है, इस रिलेटेड पूछा है आपसे। तो ये क्या है? ये हमारी जाति और धर्म की सीमा से मुक्त। डी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। 55 क्या कहता है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारा समय कठिन है। हमने गद्यांश पढ़ा तो उसके अनुसार अब देखिएगा हमारा समय कठिन है। दुनिया भर में हो रहे युद्धों के कारण, विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण, या फिर सी विश्व में फैली महामारी के कारण, या फिर डी राजनीति में विद्यमान भ्रष्टाचार के कारण। तो ये है हमारे गद्यांश के अनुसार हम जाएंगे बी ऑप्शन की ओर, विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 क्या कहता है? देखिएगा,
निम्नांकित में कौन सा दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है? ए, संसार का संकीर्ण स्वार्थों में बट जाना, या फिर सच्चे त्याग और बलिदान पर संदेह करना, या फिर सी, विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना, या फिर डी, केवल अपने ही दल के व्यक्ति को नेता बनाना। तो कौन सा है दलगत राजनीति का दुष्परिणाम? नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ये है हमारा विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 क्या कहता है? साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? तो साहित्य को किस दृष्टि से? राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से, या मनुष्य की दृष्टि से? तो हमने इस पैसेंजर के अकॉर्डिंग तो किस दृष्टि से है? ये है डी ऑप्शन इज राइट, मनुष्य की दृष्टि से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। साहित्य वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है, जिसमें कल्पना का विलास होता है, या फिर सी, जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है, या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा है? साहित्य वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन की ओर। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? फर्स्ट है, अच्छी नीयत से काम करते रहेंगे तो आटे दाल का भाव अपने आप मालूम हो जाएगा, या फिर बी, अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। सी, आजकल तो वह रात दिन परिश्रम कर रहा है, भगवान चाहेगा तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, या फिर डी, आजकल ये बाजार से खरीदारी स्वयं करते हैं, उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है मतलब। ठीक है, तो मुहावरे का किस वाक्य में प्रयोग हो रहा है सही? तो देखिएगा, एक नज़र डाल लीजिएगा फटाफट से, किस में हो रहा है ये हमारा? ये हो रहा है अभी से घबराने लगे। जैसे एक बात बोल देते ना मुहावरा कि अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब पता चलेगा। ठीक है ना, तो ये एक बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही जा रहा है वाक्य। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 क्या कहता है? 60 कहता है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, या फिर व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। तो पाठ्यक्रम में कहानी से क्या होता है, हमारी जो है ना, हम जब भी कोई स्टोरी सुनाते हैं तो हमारी वो मेमोरी में रह जाती है वो चीज़ें। ठीक है, स्मरण शक्ति हमारी तेज हो जाती है, उसका विकास होता है, मतलब डेवलप होती है। जैसे हमने बचपन में कोई स्टोरी सुनी तो वो हमें आगे तक हमेशा याद रहती है वो स्टोरी मोस्टली। तो क्या चीज़ होती है, कहानी सेक्शन का जरूरी क्या है इसमें? इसी आंसर ऑफ राइट हो जाएगा, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, क्योंकि इससे बच्चे क्या करते हैं? स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।